हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। अच्छा, ऑनलाइन तरीके से स्टार्ट करें आज तो। और बताइए, फलाने कैसे हैं, फलाने जी गुड मॉर्निंग, ढिकाने गुड मॉर्निंग। इस तरह से क्लास स्टार्ट होती है जब हम ऑनलाइन क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो वो प्रोसेस भी बता दिया हमने। तो ऐसा कुछ नहीं है, सभी को गुड मॉर्निंग। और अगर नहीं उठे तो उठ जाइए, क्लास स्टार्ट हो गई है और फटाफट आ जाइए। नहीं आएंगे तो बड़ा पछताएंगे, ये बात आपको पता ही है, ठीक है ना। तो फटाफट तैयार होकर के आ जाइए, क्लास स्टार्ट होने जा रही है। और हमने कहा कि आज हम लोग बात करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस के पार्ट 7 पर। इससे पहले पार्ट 6 तक हम लोग ने बात की, जिसमें हमने कई सारे क्वेश्चंस का और कई कॉन्सेप्ट, उसमें से कई सारी ट्रिक्स हमने बताई हुई हैं। और जो भी हम वीडियो बनाते हैं उस वीडियो में हम 3 से 4 क्वेश्चंस आपके लिए डालते ही हैं कि आप उस पर प्रैक्टिस कीजिए, उसके आंसर्स हमें कमेंट्स बॉक्स में दीजिए। क्लियर। आज से एक प्रोसेस और लागू कर दिया है कि जो भी आप वीडियो देख रहे होते हैं उनके जो आंसर्स होते हैं, उनके आंसर्स आपको नेक्स्ट दिन उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के मिल जाएगा, जहां पर क्वेश्चंस पूछे गए होते हैं। क्लियर इतना अभी। तो चलिए, कल के कुछ आंसर्स आए हुए हैं, उनके हम नाम बोल देते हैं। और पहला नाम हमारे पास है हिमांशी गौतम, कल्पना देवी, श्रेया गौतम और अजय कुमार। कितने लोगों ने हमें आंसर्स दिए हुए हैं। कई सारे आंसर्स आते हैं जो बाद में आ पाते हैं, उनके हम नाम नहीं ले पाते हैं, तो आप हमें एक दिन पहले ही मैसेज कर दिया करिए। क्लियर। चलिए, आज हम लोग क्या क्या चर्चा करेंगे इस पर बात करते हैं मज़ेदार तरीके से। तो आज हम लोग सीखने जा रहे हैं कुछ नया, और उस कुछ नए में देखिए क्या क्या पढ़ना है वो हम बात करेंगे। तो आज हम लोग बात करेंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस के भिन्न वाले सवाल कैसे, भिन्न वाले सवाल बात करेंगे, अनुपात वाले सवाल, अनुपात के क्वेश्चंस कैसे करते हैं, भिन्न का अगर क्वेश्चन बोलता है, भिन्न के तरह भिन्न के फॉर्म में क्वेश्चंस बोलता है तो उसको कैसे करेंगे, अनुपात के रूप में क्वेश्चंस देता है तब क्वेश्चंस को कैसे करेंगे। और लास्ट में है सबसे इम्पोर्टेंट, 1 रुपया वाले सवाल। 1 रुपये में कितना बेचें, कितना खरीदें, 1 रुपये में कितनी वस्तुएं खरीदना और कितनी वस्तुएं बेचना जो लाभ होगा। बात समझ गए ना। तो इन 3 टॉपिक पर हम लोग चर्चा करेंगे आज। तैयार हो गए सभी लोग। कितने टॉपिक? 3 टॉपिक। कौन कौन सा? भिन्न, अनुपात और 1 रुपया। भला करें गंगा मैया, क्या बात है। तो चलिए, आज हम लोग बात करते हैं एक तरफ से। तो पहले बात कर लेते हैं भिन्न पर। भिन्न के 1-2 क्वेश्चंस करेंगे, इसके बाद बात करेंगे अनुपात पर और फिर 1 रुपये वाले क्वेश्चंस पे। तो चलिए, पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं भिन्न पर। तो देखिए, पहला क्वेश्चन लिखा गया है, बोला गया है एक पंखे को 472 रुपये में बेचने से क्रय मूल्य का 1/12 भाग क्या होता है, लाभ के रूप में प्राप्त होता है। उस पंखे का प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। तो देखिए, ये क्वेश्चंस हमने कहा हमारे एक कॉन्सेप्ट होते हैं, कुछ कॉन्सेप्ट हम बता रहे हैं। हमें भिन्न मिल जाए, अनुपात मिल जाए, प्रतिशत मिल जाए, सवाल चुटकियों में हल करेंगे। किस में हल करेंगे? चुटकियों में हल करेंगे। देखो कैसे, वो आपके लिए ईजी हो चुका होता है। एक पंखे को 472 रुपये में बेचने से क्रय मूल्य का 1/12 भाग क्या होता है, लाभ के रूप में प्राप्त होता है। उस पंखे का प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। तो देखो, यहाँ पे हम केवल इस पर फोकस करेंगे, पहले इस पर फोकस करेंगे फिर इस पर। यहाँ पे लिखा है क्रय मूल्य का 1/12 भाग लाभ होता है। क्रय मूल्य का, इसको पूरा हम लिख के बता रहे हैं अभी, ये सोल्यूशन है हमारे पास। क्रय मूल्य का 1/12 भाग लाभ होता है, ठीक है ना, ये लिख दिया। तो बोल रहा है कि लाभ के रूप में प्राप्त हुआ उस पंखे का प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए, प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। ध्यान देना यहाँ पे। देखो, ये हमारे पास बन चुका है। अभी इस पर हम बाद में बात करेंगे, पहले हम इसी पर बात कर लेते हैं, भिन्न पर। भिन्न में लिखा हुआ है क्रय मूल्य का 1/12 भाग लाभ होता है। तो जिसका बोलता है, जिसका, वो हमेशा हर होता है। जिसका मान बोलता है, जिसका बोलता है वही हमेशा क्या होता है, हर होता है। जिसका बोले, ठीक है ना, जिसका मान बोले या का लगा दे, जिस पर का लगा दे, जिसका 1/12 भाग, जिसका भाग बोलता है वही हमारा क्या बन जाता है, हर बन जाता है। तो यहाँ पे बोला है क्रय मूल्य का 1/12 भाग क्या होता है, लाभ होता है। तो हमने कहा 1/12 भाग लाभ होता है, इसका मतलब 12 यूनिट क्या बन चुका है आपका, 12 यूनिट बन चुका है। कौन सा मूल्य? क्रय मूल्य। अब जो वैल्यू अंश में होती है वो दूसरे को रिप्रेजेंट करती है। यहाँ पर क्या हो रहा है, उसको लाभ हो रहा है, तो कितने यूनिट का लाभ होगा, 1 यूनिट का क्या होगा, उसको लाभ होगा। इतनी बात समझ में आ गई। क्या बोला हमने कि क्रय मूल्य का 1/12 भाग लाभ होता है। ये समझना भाई, देखो आप सीखने के लिए आए ना,
नहीं समझे बात को भी। हमने कहा जब आप सीखते हैं तो चीज़ों को एक नए तरीके से, नए अंदाज में आपको हमें बताना पड़ता है कि यही होता ही है, तब जाकर के आप कंपटीशन की मैथ को आसान पकड़ पाएंगे ना, तभी तो आप पकड़ पाएंगे कि भाई ये हर समय हमें ये इस्तेमाल करना है। तो वही हम बता रहे हैं कि ये जो हम चीज़ें आपको बता रहे हैं, ये गणित में कहीं पर भी मिल जाए आपको, किसी भी चैप्टर्स में, किसी भी क्वेश्चंस में, जो मेथड बता रहे हैं वो नहीं बदलेगा। आपको जिस चीज़ का मूल्य दिया जाए या जो भी अनुपात दिया जाए, जो भी भिन्न दिया जाए, तो इसमें कितने मान होते हैं? 2 मान होते हैं। पहला होता है तुलना करने, जिससे तुलना की जाती है, और दूसरा वो मान होता है जिसका मान यहाँ पे लिखा आता है। तो यहाँ पे लिखा है कि क्रय मूल्य का 1/12 भाग क्या होता है? लाभ होता है। तो वास्तविकता में मान किसका दे रहा है? लाभ का। लेकिन किससे तुलना करा करके? क्रय मूल्य से। तो जिससे तुलना कराता है वो वैल्यू हर की होती है, और जिसका मान देता है वो वैल्यू किसकी बन जाती है? अंश की बन जाती है। सोचना ही नहीं है, लेकिन किस में बनती है? यूनिट में बनती है। किस में बनती है? यूनिट में। तो हमने कहा क्रय मूल्य कितने यूनिट बन गया आपके पास? क्रय मूल्य बन गया कई यूनिट? क्रय मूल्य बन गया आपका 12 यूनिट। अब तो बात समझ में आ गई होगी। हाँ, अब बात क्लियर हो गई ये बात। और लाभ कितने यूनिट हो गया? लाभ हो गया हमारे पास 1 यूनिट। अच्छा, हमें अगर लाभ पता है, क्रय मूल्य पता है, वो चाहे रुपए में हो चाहे यूनिट में हो, ये भी बात बताते हैं, वो चाहे रुपए में दे चाहे यूनिट में दे, दोनों का कॉन्सेप्ट एक ही होता है। अगर हमसे लाभ प्रतिशत पूछता है तो आप जो है इसी यूनिट वैल्यू से लाभ परसेंट निकाल लेंगे, तो 1/12 हो जाएगा। 1 यूनिट बटे 12 यूनिट, और इंटू में कितना हो जाएगा? 100। ये यूनिट से यूनिट कैंसिल हो गया। 4 से डिवाइड करेंगे, 4 3 12, 4 से डिवाइड करेंगे 25, कितना आ गया? 25/3। 25/3 का मतलब कितना हो गया? 8 सही 8 3 24, 8 सही 1/3%। 8 सही 1/3% का क्या होगा? उसको लाभ होगा। अब इस सिचुएशन में हमें वास्तविक वैल्यू की जरूरत ही नहीं पड़ती। ज़्यादातर जब भी कभी भिन्न और अनुपात का सवाल आता है तो उसमें वास्तविक मान का जरूरत ही नहीं पड़ती। और बताओ इससे जी क्या चाहिए? बात समझ गए ना? तो पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नोट करना चाहोगे? अभी और समझाते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन है, जहाँ पे लिखा गया है एक कूलर को 80 रुपये में बेचने पर विक्रय मूल्य के 1/25 भाग की क्या होती है? हानि होती है। इस पर कूलर कितने प्रतिशत की क्या हुई? हानि हुई। अच्छा, यहाँ पे क्या दिया गया? हमें दिया गया है विक्रय मूल्य के 1/25 भाग की क्या होती है? हानि होती है। इतनी लाइन तुमने लिखी है। बताओ यहाँ पे विक्रय मूल्य कितने यूनिट बन गया? ठीक है, 25 यूनिट। तो विक्रय मूल्य जिसे हम SP लिखते हैं, SP इक्वल टू हो गया 25 यूनिट या 25 रुपये मान सकते हैं आप, इसको समझ लीजिए आसानी से। और हानि कितने रुपए की होती है? हानि होती है आपके पास 1 रुपये की। अच्छा ध्यान देना, 25 रुपये में बेचता है, 1 रुपये की हानि होती है। तो यहाँ पे अभी हमें क्या नहीं पता है? जो इम्पोर्टेंट है सबसे ज़्यादा, कौन सा मूल्य नहीं पता है? बताओ जरा, इसमें कौन सा मूल्य नहीं पता है? 2 ही मूल्य होता है, पता करने होते हैं। तो SP दिया है, क्या नहीं पता है हमें? CP नहीं पता है कि खरीदा कितने में था। तो अगर हम 25 रुपये में बेचने पर 1 रुपये का नुकसान उठा रहे हैं, तो इसका मतलब जाहिर से तो वस्तु कितने में खरीदी गई थी? 26 में खरीदी गई थी भाई। अगर हम बोलते हैं कि 25 रुपये में तुमको बेच दिया और उसमें भी हम 1 रुपये का नुकसान उठा रहे हैं, 25 रुपये में तुमको बेचने के बाद 1 रुपये का नुकसान उठाया, इसको हमने कितने में खरीदी? 26 रुपये में खरीदी है। तो क्रय मूल्य कितना बन गया? 26। क्रय मूल्य ही क्यों निकाला? क्योंकि बिना क्रय मूल्य निकाले आप प्रतिशत नहीं बता सकते हैं। तो अगर हानि का प्रतिशत पूछा गया तो हानि की वैल्यू भी पता होनी चाहिए, और किसकी वैल्यू पता होनी चाहिए? क्रय मूल्य की वैल्यू पता होनी चाहिए। इतनी बात समझ में? इसलिए हमें क्रय मूल्य निकालना यहाँ पे जरूरी था। अब बोल रहा है कि हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए, तो फार्मूला लगा दिया, हानि प्रतिशत इक्वल टू 1 बटे में क्रय मूल्य 26 इंटू में कितना हो गया? 100। डिवाइड किया इसको 2 से, तो ये कितना आ गया? 50। इसको 2 से डिवाइड किया, कितना है? 13। 50/13 इसको भिन्न के फॉर्म में चेंज करेंगे, सही भिन्न के। तो 13 3 26, 13 39, 39 और 40, 40 10 50 11। तो ये हो गया हमारे पास 3 सही 11/13% की क्या हो गई? हानि हो गई। बात समझ गए? कोई डाउट? 3 सही 11/13% की क्या हो गई? हानि हो गई। है सिंपल? सिंपल लगेगा इस बात की हम गारंटी लेते हैं, पहले बता चुके हैं। सिखा कर जाएंगे, और जब तक सीख नहीं जाओगे तब तक छोड़ेंगे नहीं, समझ लेना। पूरा प्रॉफिट एंड लॉस आप कहीं कोचिंग सेंटर में बैठ कर पढ़ लीजिएगा, इससे अच्छा कोई पढ़ा देना तो वहाँ भी पढ़ना मन से ठीक है ना, नहीं मिलेगा इससे अच्छा, गारंटी लेते हैं। क्लियर नहीं आता अभी? चलिए अब अगला क्वेश्चन है, अनुपात और समानुपात पे आते हैं। ये मेट दे।
तो अगला क्वेश्चन लिखा गया है, उम्मीद करते हैं अब चीज़ें समझ में आने लगी होंगी, जितना भी हम पढ़ाते हैं सब कुछ समझ में आता होगा। तो हमने कहा कि आप पढ़ते भी रहिए और लोगों को पढ़ाते भी रहिए, या फिर वीडियो आप शेयर करके उन तक पहुंचा दीजिए तो वो खुद पढ़ लेंगे, ठीक है ना। इतनी जिम्मेदारी तो आप रख के कर लीजिए। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अनुपात वाला, भिन्न वाला क्लियर हो गया, अनुपात वाला क्वेश्चन दोनों मिला करके सबसे लास्ट में देंगे आज, ठीक है ना। एक वस्तु का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात दिया गया है, तो इस बार हमने कहा इस अनुपात को ही हमें लिखना होता है। हमने कहा ना बस वही तो हम कर रहे हैं, भिन्न वाले में भिन्न को लिख रहे थे, अनुपात वाले में किसको लिख रहे हैं, अनुपात को लिख रहे हैं बस। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा, क्रय मूल्य और किसका अनुपात लिखा हमने, विक्रय मूल्य का। कितना दिया गया अनुपात, 6:5। तो बस आपका इसी रेशियो में मान मिल जाता है, वो भी आप रुपए में रिप्रेजेंट कर लीजिए। क्रय मूल्य कितने रुपए बन गया आपका, 6 रुपये, और विक्रय मूल्य कितना बन गया आपका, 5 रुपये। मतलब सीपी आपके पास 6 रुपये हैं और एसपी आपका कितने रुपए है, 5 रुपये। ध्यान देना क्या लिखा है, क्या लिखा उसने कहा है क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का जो अनुपात है वो कितना है, 5:6 है, और उस पर बेचने पर उसे कितने प्रतिशत की हानि होती है। तो हमने कहा इसी अनुपात को बस इस तरह से लिख देना है। यहाँ पे क्रय मूल्य कितने रुपए बन जाएगा, 6 रुपये बन जाएगा। वैसे हम 6 यूनिट बनाते हैं, लेकिन जो स्टूडेंट नए हैं उनको सिखाने के लिए थोड़ा सा और आसान कर रहे हैं कि आप क्रय मूल्य कितने रुपए मान लीजिए, 6 रुपये मान लीजिए, विक्रय मूल्य कितने रुपये मान लीजिए, 5 रुपये मान लीजिए, रुपये मान लीजिए, क्या मान लीजिए, रुपये मान लीजिए। ये 6 रुपये, ये कितने रुपये हो गए, 5 रुपये। अब ध्यान दो, अच्छा खरीदा कितने रुपए में, 6 रुपये में, और बेचा कितने रुपए में, 5 रुपये में। तो बताओ 6 रुपये वाली सामान आप 5 रुपये में बेच देंगे तो आपको फ़ायदा होगा, होगा कभी फ़ायदा, कभी फ़ायदा नहीं होगा, हमेशा क्या होगा, नुकसान होगा। आप 6 रुपये वाली वस्तु को 5 रुपये में बेच देंगे तो नुकसान होगा। नुकसान कितने का हुआ, 1 रुपये का। 1 रुपये की क्या हो गई, आपको हानि हो गई। 1 रुपये क्या हो गई, हानि हो गई। बोल रहे हैं हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए, तो 1, और हानि प्रतिशत कौन से मूल्य से निकलती है, एसपी से कि सीपी से, सीपी से। सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य से। तो वो कितना है, 6 इंटू में कितना हो गया, 100 डिवाइड किया 2 से, तो ये कितना आ गया, 3। इसको 2 से डिवाइड कितना आ गया, 50। 50/3 का मतलब होता है 16 सही 2/3% की क्या होगी, उसको हानि हो जाएगी। 16 सही 2/3% की क्या हो जाएगी, उसको हानि हो जाएगी। इतनी बात समझ गए, कोई डाउट। क्या कहा, भिन्न वाले को भिन्न के तरीके में लिख दिया, अनुपात वाले को अनुपात के तरीके में लिख दिया। दोनों में क्या मान लिया हमने, रुपए मान लिए। दोनों ही कॉन्सेप्ट एक जैसे हैं, उसमें कोई छेड़खानी नहीं है। बात समझ गए, कोई डाउट किसी को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बैठ देना, ठीक। तो अगला क्वेश्चन से हमारे पास लिखा हुआ है, किसी वस्तु के विक्रय मूल्य तथा लाभ में 10:3 का अनुपात है, उसे बेचने पर कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। तो अब आप तो सीख गए होंगे ना, बताना पड़ेगा। चलो देखते हैं। बोला गया है कि विक्रय मूल्य और लाभ का अनुपात दिया गया है, तो हमने कहा विक्रय मूल्य और लाभ के अनुपात को लिख दिया हमने। कितना अनुपात दिया गया, 10:3। मतलब विक्रय मूल्य कितना हो गया हमारे पास, एसपी कितना हो गया, 10 रुपया, 10 रुपये, और लाभ कितना हो गया हमारे पास, प्रॉफिट कितना हो गया, जिसे लाभ बोल रहे हैं, लाभ कितना हो गया, 3 रुपये हो गया। समझ गए ना, इतनी बात तो समझ ही गए होगे, उसमें कोई रियायत ही नहीं है। बच्चा समझ गया होगा ये बात। अब जुकाम नहीं है, अब मैं कोई गलत बात ना सोचे, समझ में आई बात। हाँ, एसपी कितना हो गया हमारे पास, 10 रुपये, विक्रय मूल्य 10 रुपये, लाभ कितना हो गया, 3 रुपये। भाई देखो 10 रुपये बेचने पर 3 रुपये का फ़ायदा हो रहा है, इसका मतलब हमने कम में ख़रीदा होगा। तो कितना कम में ख़रीदा है ये पता कर लीजिए। तो सीपी इक्वल टू हो गया 3 रुपये, कम में ख़रीदा होगा तो 7 रुपये में ख़रीदा होगा। और ये क्यों निकालते हैं, क्योंकि बिना सीपी के आप परसेंटेज नहीं ज्ञात कर सकते। तो हमने कहा सीपी निकाल लिया, कितने रुपये, 7 रुपये। 10 रुपये में बेचा था, 3 रुपये का फ़ायदा हुआ तो ख़रीदा होगा कम में, तो 7 रुपये में ख़रीदा, 3 रुपये का लाभ लिया, 10 रुपये में बेच दिया। कितना सिंपल सा हो गया। यहाँ से बोल रहा है परसेंटेज ज्ञात कीजिए, प्रॉफिट परसेंटेज ज्ञात कीजिए। तो प्रॉफिट हो गया 3 बटे में कितना हो गया, 7, और इंटू में कितना हो गया, 100। वैल्यू कितनी हो गई, 300 बटे में कितना हो गया, 7। 7 से डिवाइड करो तो 7 चौको कितना हो गया, 28। 7 चौको 28, बचा कितना, 2। बचा कितना, 2। तो ये हो जाएगा 20। तो 7 दूनी 14, बचा कितना, 6। तो 42 सही 6/7%। यही हमारा क्या बन जाएगा, लाभ प्रतिशत बन जाएगा। कोई डाउट किसी को।
42 सही 6/7% का क्या हो जाएगा, उसको लाभ हो जाएगा। समझ गए? सिंपल सी बातें होंगी। अब आपको लग रहा होगा कि हाँ ये वाकई में सिंपल सा है। आपको केवल अनुपात लिखना है, वैल्यू पहचाननी है। जो वैल्यू नहीं पता, अगर सीपी नहीं पता तो सीपी आपको निकालना पड़ेगा, क्योंकि बिना सीपी निकाले आप प्रतिशत हानि या प्रतिशत लाभ ज्ञात नहीं कर सकते। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन लिखा गया है, बोला गया एक टेबल को 500 रुपये में बेच दिया गया। कितने में बेच दिया गया है? 500 रुपये में बेच दिया गया। यदि क्रय मूल्य का लाभ, क्रय मूल्य तथा लाभ का अनुपात, क्रय मूल्य तथा लाभ का अनुपात कितना दिया गया? 7:3। तो उसे बेचने पर कितने प्रतिशत का लाभ होगा? तो हमने कहा रुपए की बात तो हम बाद में करते हैं, भिन्न वाले सवालों में, अनुपात वाले सवालों में रुपए की चर्चा तो हम बहुत बाद में करते हैं, ठीक है ना। सबसे पहला कॉन्सेप्ट हम कहाँ से लेते हैं? उसके अनुपात से या फिर भिन्न से। तो यहाँ पे अनुपात दिया गया किसका? क्रय मूल्य का। तो क्रय मूल्य को हम लोग लिखते हैं CP, और अनुपात किसका दिया गया है? प्रॉफिट का। तो यहाँ पे प्रॉफिट लिख दिया। कितना दिया गया है पास? 7:3, 7:3 लिख दिया। समझ गए होगे? बताओ CP कितना हो गया? CP हो गया है पास 7 रुपये, और प्रॉफिट कितना हो गया है पास? प्रॉफिट हो गया कितने रुपए? 3 रुपये हो गया। अच्छा, यहाँ पे हमें SP निकालने की जरूरत पड़ेगी क्या? SP निकालना ही नहीं। क्यों? क्योंकि उसने पूछा है प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि। तो प्रतिशत लाभ पूछा है, प्रतिशत लाभ निकालने, लाभ भी पता होना चाहिए और CP पता होना चाहिए, क्रय मूल्य, दोनों ही चीज़ें यहाँ पर पता है। प्रॉफिट भी पता है, SP भी पता है, सीधे सीधे परसेंटेज निकाल दो। तो 3 कितना हो जाएगा? 7, और इंटू में कितना हो जाएगा? 100, और शायद ये 300/7। अभी इसको हम लोगों ने कैलकुलेट किया है, तो 42 सही 6/7% का क्या होगा? उसको लाभ होगा। कितने का? 42 सही 6/7% का उसको क्या होगा? लाभ होगा। ये क्वेश्चन हम लोगों ने अभी अभी बिल्कुल किया था। क्लियर बात इतनी? तो हो गए दोनों क्वेश्चंस। भिन्न वाला भी समझ में आ गया, अनुपात वाले भी समझ में आ गए। लास्ट में कौन से थे? रुपया वाले। अच्छा, थोड़ा सा बदलाव करते हैं। रुपया वाले जगह थोड़ा सा 1-2 क्वेश्चन और हैं सिंपल से, वो कराते हैं, ठीक है ना। वो भी इसी कॉन्सेप्ट पे हो जाएंगे। क्लियर बात इतनी? तो ये मेट दें। तो देखिए अगला क्वेश्चन लिखा गया, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने कहा, किसी वस्तु को 119 रुपये में बेचने पे, पहले हम एक बार पढ़ देते हैं, एक्सप्लेन करते हैं अच्छे से। अरे भैया मेरे, हमने कहा क्या? अच्छे से एकदम, ठीक है, एक्सप्लेन कर देंगे। किसी वस्तु को 119 रुपये में बेचने से होने वाला प्रतिशत लाभ का संख्यात्मक मान क्रय मूल्य के बराबर है, उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। समझ में आई बात? अभी क्वेश्चन से कह रहा है कि अगर 119 रुपये में किसी वस्तु को बेचते हैं तो उसका जो परसेंटेज लाभ होता है वो क्रय मूल्य के संख्यात्मक मान के क्या होता है? बराबर होता है। तो उसका क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अच्छा, परसेंटेज लाभ और संख्यात्मक मान का जो कन्फ्यूजन है वो दूर करते हैं। जैसे मान लो कि 70% का लाभ होता है। कितने परसेंट का लाभ होता है? 70% का लाभ होता है। तो उसका जो क्रय मूल्य बन जाएगा वो कितने रुपए होना चाहिए? 70 रुपये होना चाहिए। ये होता है संख्यात्मक मान। मतलब यहाँ पर यूनिट का कोई लेना देना नहीं होता। यहाँ रुपए है, यहाँ परसेंटेज है, इसका कोई लेना देना नहीं है। संख्यात्मक मतलब होता है ये संख्या और ये संख्या क्या होनी चाहिए? समान होनी चाहिए। इसी को बोलते हैं संख्यात्मक मान, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एक चीज़ एक्सप्लेन की, क्या एक्सप्लेन किया कि संख्यात्मक मान का मतलब क्या होता है कि जितने परसेंट का लाभ हो रहा है उतने ही रुपए का क्या होना चाहिए? उसका क्रय मूल्य होना चाहिए। ये संख्यात्मक मान आ गया। अब उसने कहा है कि क्वेश्चंस में कि अगर हम किसी वस्तु को 119 रुपये में बेचते हैं तो होने वाला प्रतिशत लाभ संख्यात्मक मान क्रय मूल्य के क्या होगा? बराबर होगा उस वस्तु का क्रय मूल्य। तो यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं। पहली चीज़ यहाँ पे बेचना ही है। क्या करना है? बेचना है। अब बेचना वाला कौन सा मूल्य होता है पास? SP होता है। दो चीज़ें हो सकती हैं आपको, लाभ भी हो सकता है और क्या हो सकती है? हानि भी हो सकती है। तो अगर लाभ होता है, ठीक है, तो यहाँ पे इसके गुणनखंड करेंगे। किसके गुणनखंड करेंगे? SP के। यदि लाभ होता है, क्या होता है? लाभ होता है। SP के क्या करेंगे? गुणनखंड करेंगे। और गुणनखंड का अंतर 10 होना चाहिए। अंतर कितना होना चाहिए? 10 होना चाहिए। गुणनखंड करेंगे, जो भी गुणनखंड करेंगे उनका अंतर कितना होना चाहिए? 10 होना चाहिए। और जो गुणा होना चाहिए, जो मल्टीप्लाई होना चाहिए, जो इनका गुणा होगा वो इसके क्या होगा? बराबर होगा। जो गुणा होगा वो इसके क्या होगा? बराबर होगा। मतलब AB मल्टीप्लाई A इंटू B SP बन जाएगा, और A माइनस B, A डिफरेंस B, ये कितना होना चाहिए? 10 होना चाहिए। इतनी बात समझ में आ गई। अगर मान लो इसी की तरफ हानि होती, बेचने पे क्या होती है हमारे पास?
हानि होता है। बेचना है एसपी है और इस बार क्या हो रही है हमारे पास, हानि हो रही है। बात समझिए ना। तो इसके फिर से गुणनखंड करेंगे और गुणनखंड का योग जो होना चाहिए, गुणनखंड का योग कितना होना चाहिए, 10 होना चाहिए। योग कितना होना चाहिए, 10। और यहाँ पे अगर a है तो a b हो जाएगा, तो a प्लस b का मान कितना होना चाहिए, 10 होना चाहिए। और ए बी का जो मान होना चाहिए वो किसके इक्वल होना चाहिए, एस पी के इक्वल होना चाहिए। ये बात आपको पता करनी होगी। बस ये दो चीज़ें हम आपको लिख रहे हैं, बस वही दो बातें आपको ध्यान रखनी है। क्या कहा हमने, जितने में भी बेचे उस वैल्यू के दो गुणनखंड करो, उनका अंतर कितना आना चाहिए, 10 आना चाहिए, और गुणनफल कितना होना चाहिए, वो विक्रय मूल्य के बराबर होना चाहिए। अगर हानि होती है तो गुणनखंड करो और उन गुणनखंड का योग कितना होना चाहिए, 10 होना चाहिए, और जो मल्टीप्लाई होना चाहिए वो एसपी के क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। पॉइंट यहाँ पर इतना ना लिया, बस इतना ही करना है, बस इतना सीख लिया। अभी इसको नोट कर लेना, अच्छा कहीं पर इसको नोट कर लो, फिर आगे बढ़ें। तो नोट कर लो, इंपॉर्टेंट नहीं तो क्वेश्चन कैसे करोगे। चलिए मेट दे। तो हमने कहा हमें जो क्वेश्चंस दिया गया है, जो हमारे पास क्वेश्चंस है वो है बेचने वाला। 119 में बेचा गया, 119 में बेच दिया। बेचने पर उसको प्रतिशत लाभ हो रहा है, तो लाभ के लिए हमने कहा दो फैक्टर करेंगे। ऐसे दो फैक्टर की अंतर कितना आना चाहिए, 10। तो हमने कहा 17 सत्ते होता है 119। 17 सत्ते कितना होता है, 119 होता है। 17 सत्ते 119, अंतर कितना आना चाहिए इनका, 10 का अंतर आना चाहिए था बस। तो एक जो वैल्यू बनेगी 170 रुपये बन जाएगी, एक जो वैल्यू बन जाएगी कितने रुपये बन जाएगी, 70 रुपये बन जाएगी। 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है फाइनली लास्ट में। तो हमने कहा 100 से ऊपर कभी आंसर्स नहीं होते हैं, हमेशा 100 से नीचे वाले आंसर्स होते हैं। क्रय मूल्य हमेशा 100 से नीचे होता है। तो क्रय मूल्य जो बन जाएगा यहाँ पे वो बन जाएगा हमारे पास 70 रुपये। कितने रुपये बन जाएगा, 70 रुपये। अब कहो इसमें सर 170, तो 170 कभी नहीं होगा, हमेशा क्रय मूल्य 100 से नीचे लिया जाएगा। अगर यहाँ 8 होता तो 80 भी आता, और यहाँ पे 7 है तो 70 भी आता। बात समझ गए कि ये दोनों बात है, ये बात समझ में आई कि नहीं अभी। 119 के दो गुणनखंड, दोनों गुणनखंड का अंतर कितना मिलना चाहिए, 10। 10 से मल्टीप्लाई इसमें कर लो और 10 से मल्टीप्लाई इसमें कर लो। बात समझ गए, कोई डाउट अभी। तो क्रय मूल्य कितने रुपये आ गया, 70 रुपये। चलो एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसका, ठीक है। अगला क्वेश्चन लिखा गया है कि किसी वस्तु को 16 रुपये में बेचने पर होने वाला प्रतिशत हानि का संख्यात्मक मान क्रय मूल्य क्या के बराबर है, उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो हमने कहा 16, ऐसे दो फैक्टर जिनका योगफल कितना होना चाहिए, 10। योग 10 होना चाहिए, योग 10 होना चाहिए, योगफल कितना होना चाहिए, 10। तो हमने कहा 8 और 2 10, गुणा करेंगे तो 8 दूनी 16, और अगर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 10। तो यहाँ पे दो क्रय मूल्य बन जाएंगे, एक बन जाएगा सीपी 8 दाम 80 80, और एक सीपी कितना बन जाएगा हमारे पास 20 रुपये। दोनों ही आंसर सही हैं। या तो आपको ऑप्शन में दोनों आंसर्स देगा, या फिर ऑप्शन में आपको एक आंसर देगा। दोनों देगा तो दोनों में टिक करके आना, एक में दे तो एक टिक करके आना। हमने कहा 100 से नीचे जितने भी मूल्य बनेंगे वो सब क्या बन जाएंगे, सीपी बन जाएंगे। बात क्लियर, कोई डाउट। चलिए, तो ये था आज के लिए आपके पास जो आज की क्लास थी। अब आपका काम, आपके लिए होमवर्क, तो 4 या 5 क्वेश्चंस, उनके आप आंसर्स हमें कमेंट्स बॉक्स में दीजिएगा, और हम आपको उनके अगले दिन आंसर्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखेंगे, जहां से आप मिला सकते हैं कि हमारे आंसर सही हैं या गलत। क्लियर। तो चलिए आपके लिए 5 क्वेश्चंस, 4 क्वेश्चंस, ठीक है ना, लिखने जा रहे हैं। तो ये क्वेश्चंस लिख गए आपके सामने आपके बोर्ड पर। तो एक बार क्वेश्चंस को हम रीड करते आते हैं, आप सुनते जाइएगा, लिख रहे हैं जो स्टूडेंट वो लिखते जाएंगे, और जो स्क्रीनशॉट लेना चाहे वो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लेकिन आंसर सही दीजिएगा बस। तो क्वेश्चन थोड़ा सा आज घने लिखे हो गए, लेकिन दिख रहा हो क्लियर, शायद नहीं दिख रहा है उसकी वजह से हम पढ़ ले रहे हैं, आप सुनते जाइएगा ध्यान से। एक वस्तु को 12,000 रुपये में बेचने पर विक्रय मूल्य के 1/35 भाग की हानि होती है, इस पर कुल कितने प्रतिशत की हानि हुई। एक वस्तु को 12,000 रुपये में बेचने पर विक्रय मूल्य के 1/35 भाग की हानि होती है, इस पर कुल कितने प्रतिशत की हानि हुई, पहला क्वेश्चन। दूसरा, एक वस्तु का विक्रय मूल्य, एक वस्तु का विक्रय मूल्य तथा लाभ का अनुपात 14:3 है, तो उसका लाभ या लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तीसरा क्वेश्चन, किसी वस्तु को 144 रुपये में बेचने से होने वाले लाभ का
लाभ प्रतिशत का संख्यात्मक मान क्रय मूल्य के बराबर है, क्रय मूल्य ज्ञात करो। चौथा, किसी वस्तु को क्रय मूल्य में बेचने से, किसी वस्तु को 24 रुपये में बेचने से होने वाले हानि प्रतिशत का संख्यात्मक मान क्रय मूल्य के बराबर है, तो क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। बात क्लियर? इन सब के आंसर्स कमेंट्स बॉक्स में आ जाने चाहिए आज शाम तक। क्लियर? बस करें आज के लिए, इतना पर्याप्त है दोस्तों। एक बार चलते समय फिर से वही बात ना, क्या उनसे एक प्यारी सी स्माइल के साथ वीडियो को क्या कर लें, लाइक कर लें। जो स्टूडेंट नए हैं वो वीडियो को क्या कर लें, सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, जय भारत।